औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं, सिलसिला हमने शुरू किया है। मैंने आपको बताया था कि पढ़ेंगे। हमारे पास आज साइंटिफिक फैक्ट्स जो हमारे पास हैं, यानी आज वो बातें जो साइंस हमें बता रही है और जिनका ज़िक्र कुरान ने आज से 1400 साल पहले किया हुआ है। तो उसमें हमने इब्तिदा की थी बिग बैंग थ्योरी से, या उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। वो हमने देखा था। उसमें हमने हिस्ट्री देखी थी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की, कि कब और कैसे इसका हमें पता चला कि ये कायनात पहले एक तरह एक साथ मिली हुई थी, फिर इसमें धमाका हुआ था। तो उसके बाद फिर कुरान के हक़ाइक़ हमने देखे थे कि बिग बैंग के बारे में कुरान क्या कहता है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फ़रमाते हैं। उसी सिलसिले की दूसरी हमारे पास ये दूसरा टॉपिक है, वो है सेल थ्योरी एंड द होली कुरान। सेल मुझे और आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी जब पढ़ा था, तो बायोलॉजी की फील्ड में हमने साइंस की ये सेल की ये डेफिनेशन देखी थी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि तमाम जानदार चीज़ों की, जितनी भी जानदार चीज़ें आज हमें दुनिया में नज़र आती हैं, उन सब की बुनियादी इकाई खुलिया है। खुलिए से फिर करते करते इनकी डिवीज़न होती है, फिर आगे मल्टी सेलुलर्स और यूनिसेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। चूँकि अब ये जितना भी हमारे पास जो जानदार मुझे और आपको इस दुनिया में नज़र आते हैं, उन सब की बुनियादी इकाई खुलिया है। उसकी हिस्ट्री देखेंगे, वो क्या चीज़ है, वो कब इन्वेंट हुई है, या किसने कब उसको इंट्रोड्यूस किया है, और कुरान इसके बारे में क्या कौन सी हकीकत हमें बताता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी, टॉपिक का नाम है सेल थ्योरी एंड द होली कुरान। जो नज़रिया है, खुलवी नज़रिया और कुरान मजीद का आपस में क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास 1665 में यानी 1665 में एक साइंसदान आया। ये हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट था, यानी अंग्रेज़ था। तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में 1665 में उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था पहले, यानी खुलिया उसने इंट्रोड्यूस किया था कार्क पे एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कार्क हमारे पास प्लांट का एक हिस्सा होता है, प्लांट का, या जो हमारे पास जो दरख्त होता है बड़ा ना, उसका सबसे अंदर का हिस्सा, जिसको बायोलॉजिकल की फील्ड में जो है तो वो पिथ कहते हैं, जहाँ से वो पानी क्या करता है या जितनी भी वो मिनरल्स को ऑब्जर्व करके ऊपर की तरफ ले जाता है, वो हिस्सा, उस हिस्से पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। और ये तस्वीर इंशाल्लाह मैं यहाँ साथ लगा भी दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो फिर उसने कहा कि क्या चीज़ होती है, खुलिया होता है। ये हमारे पास जो नज़रिया आया था सबसे पहले 1665 में। अभी 2024 से 1665 तक जाएं तो ये जितने साल बनते हैं इसका आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ठीक हो गया जी। फिर वही दौर चल रहा था, या 1665 1670 के आसपास का दौर चल रहा था। एक दूसरा साइंसदान था, ठीक है, ये बायोलॉजिकल इन्हीं की फील्ड का था। तो उसका नाम आता है जी एंटन वैन। ये उसी टाइम का था। उसने भी यही नज़रिए पेश किया था कि खुलिया होता है जानदार चीज़ की पैदाइश में, जो सबसे जिसका बड़ा किरदार होता है वो खुलिया होता है, सेल। उसी से फिर करते करते आज देखें कितने मल्टी सेलुलर्स में कितने बड़े बड़े हमारे पास जानदार हैं। ठीक, ज़मीन के अंदर, इस समंदर के अगर हम देखें ब्लू व्हेल, इसी तरह जो है तो ज़मीन के ऊपर अगर हम देखें जिसको हाथी कहते हैं, या जो है तो और इससे बड़े बड़े जानवर, वो इन खुलियों से मिलकर जो है तो बनते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई 1665 या 1670 के आसपास। फिर उसके बाद बात चलती गई, ज़माना आ गया हमारे पास 1809 का, 1809। फ्रांसीसी एक साइंसदान था, फ्रेंच, उसका नाम था जेन बैप्टिस्ट उसका साइंसदान था। ये इंशाल्लाह हर एक का जो मेन चीज़ आएगी वो साथ यहाँ उसकी वीडियो या उसकी तस्वीर लगती जाएगी। जेन बैप्टिस्ट हमारे पास, उसने क्या किया कि पौधों का और जानवरों के खुलियों का तारुफ करवाया। यानी आप देखते हैं हम ना कि हमारे पास जो एनिमल सेल वो अलग या प्लांट सेल अलग, बहुत सी चीज़ें उनमें मुश्तरक भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट सेल में नहीं होती, लेकिन हमारे पास एनिमल सेल जानवरों के खुलिये में होती है। बहरहाल उस वक्त उसने क्या किया, 1800 में, 1809 या 1810 में इसने प्लांट और एनिमल, जानवरों और ये इसके पौधों के खुलियों को अलग अलग किया। तो फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, इन्वेंशंस या इंट्रोडक्शन होती गई, नई नई चीज़ें सामने आती गई। 1831 का ज़माना आ गया। 1831 में फिर हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट आते हैं जो ब्रिटिश थे, वो बायोलॉजिस्ट थे, बरतानिया के। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन।
इन्होंने क्या कहा, ये सारी बातें तो इन्होंने मान ली, लेकिन एक चीज़ इन्होंने इजाफा किया। वो इजाफा इन्होंने ये किया, इन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो सेल होता है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितनी भी हैं जानदार चीज़ें, वो जिस खुलिये से मिलकर बने, वो उस खुलिये को भी कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस हमारे पास, जिसको मरकज़ा कहते हैं, वो मेन पार्ट है या पावर है किसी भी सेल का। बाकी जो 1665 से बात चलती आ रही थी, इन सब ने वो मानी, लेकिन एक नई चीज़ इन्होंने कब 1831 में इन्होंने ये चीज़ हमारे सामने रखी। ठीक है जी। फिर वक्त गुजरता गया, मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स होते गए, नए नए आलात बनते गए और इसी तरह माइक्रोस्कोप बनते गए, उन्होंने और चीज़ों को मज़ीद गहराई से देखते गए। फिर आ जाता है ज़माना 1962 का, 1962 का। तो उसमें हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है, लुईस पैस्चर। इसको बाज़ पेस्टियर भी कहते हैं, लेकिन बाज़ इसको पास्चर भी कहते हैं, जो मर्जी है इसको कहें। लेकिन इस साइंसदान ने फिर क्या किया था, ये सारी चीज़ें इसके नज़र में थी, इसने इन सब को एक्सपेरिमेंटली जो है तो वो प्रूव किया, यानी तजर्बात किए। तजर्बात किस पे होंगे? लाजमी बात है, सेल है, खुलिया है, आँख से तो नहीं देख सकते उसको, तो उसके लिए जो माइक्रोस्कोप पावरफुल माइक्रोस्कोप उसने इस्तेमाल करके इस जो ऊपर पीछे चलते हुए आ रहे थे नज़रिए, उन सब को जो है तो इन्होंने क्या किया, लोगों के सामने रखा एक्सपेरिमेंट करके। तो इसके बाद फिर हमारे पास जो चीज़ सामने आई, इतने तजर्बात के बाद, 1665 के बाद, इतने सदियाँ गुजरने के बाद एक चीज़ हमारे सामने आई। उन्होंने खुलियों का क्या किया, मुख्तलिफ हिस्से बताए। जिस तरह हम इंसानों के मुख्तलिफ हिस्से, जिस्म के अंदरूनी आज़ा कुछ हो रहे हैं, बाहर वाले आज़ा कुछ हो रहे हैं, इस तरह उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका सेल वाल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह जो है तो वो न्यूक्लियस होता है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने कि ये इसका पावर है पूरे इसका सेल का। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे जब बात आई तो साइटोप्लाज्म के बारे में इन्होंने कहा कि साइटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा होता है जिसमें 60 से लेकर 90% पानी होता है, यानी साइटोप्लाज्म कंटेन 60% टू 90% वाटर या H2O। तो मतलब कि एक सेल में अगर साइटोप्लाज्म है और वो 60 से 90% तक अगर पानी है, तो मतलब वो सारा जिस्म पानी है। ठीक है, जिस तरह तरबूज की मिसाल हम लेते हैं, वाटरमेलन, उसमें तकरीबन 98-99% पानी होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये पानी है। इस तरह साइटोप्लाज्म एक उसका ऐसा हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि ये 60 से लेकर 90% पानी है। और ये इन्होंने खामखा कहा नहीं था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया था। और बाकी दुनिया ने, साइंस की फील्ड ने इस बात को तस्वर भी कर लिया और आज हमारे पास ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पे साबित ये हमारे पास होता है इतने सफ़र करने के बाद कि हर जानदार चीज़ पानी से बनी है। ठीक है, यानी एक चीज़ है वो 60 से 90% अगर पानी है तो मतलब वो सारी चीज़ पानी है। ठीक हो गया, ये चीज़ आज साइंस ये कहती है कि तमाम जानदार चीज़ें पानी से मिलकर बनी हैं। ये तो था हमारे पास जो साइंस ने हमें जो नज़रिए दिया है। अभी यहाँ से अगर आप 1665 या 1600 से अगर आप हिसाब लगाओ, 400 साल वो और तकरीबन 100-150 साल ये, 5 या 550 सालों का सफ़र हमारे पास है। लेकिन अगर इसको आखिर में देखें, जहाँ पे ये बिल्कुल इस पे एक मोहर लग गई थी कि ये वाकई नज़रिया है, वो 1962 को अब देखें या 1950 को देख लें, 50 साल वो और 24 साल ये, तकरीबन 75 साल। ये 100 साल आप राउंड फिगर में लें तो 100 सालों में हमें ये पता चला, साइंस आज ये बता रही है, मेडिकल साइंस, कि तमाम जानदार चीज़ों का मिलाप जो है वो बनावट वो पानी से हुई है। अब ये साइंस था। अब देखते हैं, जिस तरह हमारे पास टॉपिक है सेल थ्योरी एंड द कुरान। सेल थ्योरी तो हमारे पास साइंसदानों ने साबित कर दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, जिस तरह मैंने पीछे भी आपको बताया था कि कुरान में 1000 से ज़्यादा आयात ऐसी हैं जो साइंसी हैं, और आज जो साइंसी रिसर्च होती है उसका जो है तो हमें सबूत पहले से कुरान में मिल जाता है। तो इसी हवाले से ऐसे टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपके सामने लाऊंगा। अब देखते हैं कि इस पानी और जानदार का आपस में रिश्ता क्या है, कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है। कुरान में एक सूरत आती है जी, सूरह अल-अंबिया, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30। ये इंशाल्लाह यहाँ लगा दूंगा, आप ख़ुद उसका तर्जुमा अरबी और तर्जुमा भी देख लें। वहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तमाम जानदार चीज़ों को पानी से पैदा किया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने तमाम जानदार चीज़ों को पानी से पैदा किया।
फिर सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 45 में, और अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया। ये रेफरेंसेस भी दे रहा हूँ, लग भी जाएगा, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक तो ये आ गया। फिर उसके बाद सूरह फुरकान 25 नंबर की सूरत और उनकी 54 नंबर की आयत 54, अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है, यानी अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं कि वही अल्लाह है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया। पानी से बशर मतलब इंसान पैदा किया। अब देखें कि एक चीज़ हमारे पास अभी साबित हो रही है 100 साल पीछे साइंस, एक ऐसी हकीकत जो हमारे पास आज से 16 साल 1400 साल पुरानी किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी जगह पे जहाँ पे सहरा ही सहरा था, ठीक है। अरब के बारे में तो आपको पता है कि वहाँ क्या है, सहरा है, और जहाँ पे पानी भी उनको इंतहाई मुश्किल से मिलता था। तो किस तरह इस एक किताब में इतनी बड़ी हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही जो है तो वो क्या कर दिए, बयान कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस हमारे पास आज जो भी इन्वेंशन कर रही है या जो भी चीज़ों को हमारे सामने ला रही है, छुपी हुई हकीकतों को, उसके बारे में पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया है। यानी वो वक्त ऐसा था जिसमें न साइंस था, न साइंस का नामो निशान था। तो फिर इतने ज़्यादा इतने बड़े बड़े हक़ाइक़ किस तरह हमारे पास उस कुरान में आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि इससे साबित होता है, ऐसे हक़ाइक़ से साबित होता है कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है और मोजज़ाती किताब है जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। तो ये हक़ाइक़ साथ साथ इंशाअल्लाह एक दो दिनों के वक्फे के बाद मैं इसके अलावा और भी बहुत से फैक्ट्स हैं, बहुत से एक एक उठाऊंगा, वो इंशाल्लाह आपके सामने लाऊंगा ताकि स्टूडेंट्स को इस तरह की चीज़ें देखने को मिलें। उम्मीद करता हूँ इस पे आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको चीज़ें समझाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।